हेलो ओग्रो एस्पेरेंट्स। माय नेम इज महेश कुमार। और जैसे कि आपको पता है कि हम कर रहे हैं सॉल्यूशन प्रीवियस ईयर पेपर के। सबसे पहले हमने 2022 का किया, फिर 2021 का किया, और आज हम करने जा रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ 2000 पेपर 2020। राइट, जो 2020 का क्वेश्चन पेपर था ओग्रो स्कूल क्लास 3 के लिए, उसका हम सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन पेपर 2020। तो आज हम शुरू कर रहे हैं ओक ग्रोव स्कूल क्लास 3 पेपर 2020 का सॉल्यूशन। राइट, तो आज हम पहले स्टार्ट करते हैं इसका जनरल नॉलेज टॉप सेक्शन से। तो जनरल नॉलेज सेक्शन की हम बात कर रहे हैं। जनरल नॉलेज जनरल नॉलेज सेक्शन के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 आया था उसमें था फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 1, इट वाज फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स दिए थे जो उनको फिल करना था। तो उसमें ए पार्ट में लिखा हुआ था डैश इज फादर ऑफ आवर नेशन। ठीक है, फादर ऑफ आवर नेशन मतलब क्वेश्चन डायरेक्टली ये पूछा गया हु इज फादर ऑफ आवर नेशन। तो हम सबको पता है महात्मा गांधी जो थे वो फादर ऑफ आवर नेशन थे। लेकिन जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो भी क्वेश्चन हम करते हैं उसके नियर अबाउट के क्वेश्चन भी हमें करने चाहिए। बेसिकली ये क्वेश्चन आपसे सरनेम पूछ रहा है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे सेनानी थे स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उनका आपको सरनेम पूछ रहा है। तो दो तीन सरनेम मैं उनको बता देता हूँ, फिर इसका आंसर की बात करेंगे। देखिए, जो आपके फादर ऑफ नेशन है, फादर ऑफ नेशन, फादर ऑफ नेशन हमेशा आपके जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपने लिखना महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। राइट, अगर आपके पास आए चाचा जी, चाचा जी की अगर बात आएगी तो हमेशा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू का आपने नाम लिखना है, जवाहरलाल नेहरू। राइट, उसके बाद अगर नेताजी का नाम आया, नेताजी का अगर नाम आता है तो आपने याद रखना है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। राइट, और एक इसमें बन सकता है आयरन मैन। हालांकि आयरन मैन थोड़ा टफ हो जाएगा, बट अगर आ जाए तो याद रखना आयरन मैन कौन था, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। राइट, तो ये कुछ सरनेम है जो आपको याद रखने हैं बच्चों को। हो सकता है कि पहले एग्जाम में फादर ऑफ नेशन पूछा है तो इस बार चाचा जी आ जाए या नेताजी आ जाए। तो फादर ऑफ अवर नेशन में हमारा आंसर क्या आ जाएगा, महात्मा गांधी। सो आंसर इज महात्मा गांधी। याद रहे स्पेलिंग ठीक लिखनी है, खासकर बच्चे गांधी की स्पेलिंग में ज्यादा मिस्टेक करते हैं। महात्मा गांधी। राइट, तो बी पार्ट की तरफ चलते हैं। बी पार्ट में उन्होंने बोला है डैश इज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। डैश इज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों के क्लास 2 में कंप्यूटराइज सब्जेक्ट होता ही है, उसमें जब पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर बताए जाते हैं तो उसमें जो टॉपिक आता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो उसमें आपको याद रखना है सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। राइट, अगर हम बात करें नियर बाय क्वेश्चन की तो हो सकता है कि सीपीयू की वो फुल फॉर्म पूछ सकता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। राइट, क्योंकि सीपीयू की फुल फॉर्म क्लास 2 की बुक के अंदर है। तो उसमें आपका आंसर आ जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये होती है सीपीयू की फुल फॉर्म, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर करने का हमें फायदा तब है अगर हम नियर बाय के क्वेश्चन भी सोल्व करें। अगर हम सिर्फ उन क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं तो ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलता, नियर बाय क्वेश्चन के भी हमें क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे। राइट, ये हो गया आपका बी पार्ट। सी पार्ट में चलते हैं। सी पार्ट के अंदर आपके पास आया है
शेप ऑफ एग इज डैश, शेप ऑफ एग इज डैश। ये आपका बेसिकली अगर देखा जाए तो मैथमेटिक्स का पार्ट बनता है, जिसमें शेप्स आते हैं, ओवल शेप्स है, सर्कल शेप है। तो एग की शेप पूछी गई है, इसका आंसर तो बन जाएगा ओवल। एग की जो शेप होती है वो होती है ओवल, OVAL। बट नियर बाय क्वेश्चंस के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी शेप को आपको याद रखना है। जैसे आपसे पूछ लिया व्हाट इज शेप ऑफ मैच स्टिक, शेप ऑफ मैच स्टिक, मैच स्टिक की शेप कैसी होती है, तो उसमें याद रखना मैच स्टिक की शेप आपकी क्यूबॉइड होती है। ठीक है, आपसे शेप ऑफ वो पूछ सकता है कैन, कैन की शेप सिलेंड्रिकल होती है। शेप ऑफ बॉल, बॉल की शेप स्फेयर होती है। तो इस तरह से वो आपसे किसी भी शेप के बारे में पूछ सकता है, राइट। तो शेप जो जनरली क्लास 2 और क्लास 3 के अंदर है वो तो शेप आपको लर्न करनी ही करनी है हर हाल में। उसके बाद डी पार्ट में चलते हैं। डी पार्ट आपके पास क्वेश्चन था, साइना नेहवाल इज, SAINA, साइना नेहवाल इज एसोसिएटेड विद, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, एसोसिएटेड विद डैश, कि साइना नेहवाल कौन कौन सी गेम से, किस गेम से एसोसिएट करती है। तो देखिए इसका आंसर तो आ जाएगा बैडमिंटन, लेकिन इसके साथ साथ हमें फेमस जो क्रिकेट, फेमस जो स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है उनके स्पोर्ट्स को भी साथ में याद रखना है, राइट। क्योंकि अगर साइना नेहवाल का क्वेश्चन आ सकता है तो फिर किसी और स्पोर्ट्स पर्सनालिटी का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो पहले मैं इसका आंसर लिख देता हूँ। इसका आंसर है बैडमिंटन, साइना नेहवाल इज एसोसिएटेड विद बैडमिंटन। और साथ में देखो आपसे वो क्या पूछ सकता है, वो कपिल देव के बारे में पूछ सकता है, कपिल देव, कि कपिल देव किस गेम से है। कपिल देव आपको याद रखना क्रिकेट से है। आपको मैरी कॉम के बारे में पूछ सकता है, मैरी कॉम आपका बॉक्सिंग से है, राइट। और वो आपसे हो सकता है MS धोनी के बारे में पूछ ले, तो वो भी किससे है, क्रिकेट से है। क्लियर। तो इस तरह जो आपकी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है उनकी गेम को आपने लर्न करना है कि कौन सा स्पोर्ट्स पर्सनालिटी जो है किस गेम से एसोसिएटेड है। तो ये हो गया आपका डी पार्ट। उसके बाद ई पार्ट में चलते हैं। ई पार्ट में उसने बोला डैश वाज पॉपुलरली नोन एज, डैश वाज पॉपुलरली नोन एज नेताजी। ये भी मैंने क्वेश्चन कराया था आपको कि आपको इस सरनेम है वो लर्न करने हैं। तो अभी देखिए जैसे मैंने इसके अंदर आपको लर्न कराया था नेताजी, नेताजी किसको बोलते हैं, सुभाष चंद्र बोस को। और वही क्वेश्चन आपका यहाँ पे ई पार्ट में आ गया है। तो 2020 के अंदर आपको सरनेम से 2 क्वेश्चन पूछे गए, फादर ऑफ नेशन और नेताजी, राइट। सो इट्स आंसर इज सुभाष चंद्र बोस। ई पार्ट का आंसर आ जाएगा सुभाष चंद्र बोस। तो ये हो गया आपका ई पार्ट। उसके बाद एफ पार्ट पे चलते हैं। एफ पार्ट में उसने पूछा है लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज, लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज। तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हर एक पर्सन की अपनी अपनी अलग अलग राय है। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि जो ये वर्ड है ना डेजर्ट, इसका जो जनरल मीनिंग समझा जाता है वो समझा जाता है रेतीला मैदान। डेजर्ट का जो मतलब समझा जाता है बेसिकली वो समझा जाता है रेतीला मैदान, जहाँ पे रेत ज्यादा होती है, जैसे राजस्थान में रेत ज्यादा होती है। तो अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, रेतीला मैदान पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपका जो वर्ल्ड के अंदर लार्जेस्ट डेजर्ट है वो बनता है फिर सहारा डेजर्ट, राइट। क्या बनता है, सहारा डेजर्ट। बट अगर टेक्निकली देखा जाए, डेजर्ट आपका वो प्लेस होता है जहां पे प्लांट ग्रो नहीं कर सकता, राइट। आपका जो डेजर्ट वो प्लेस है जहां पे प्लांट ग्रो नहीं कर सकता। तो देखा जाए तो प्लांट तो आइस में भी ग्रो नहीं कर सकता। और आइस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वर्ल्ड के अंदर लार्जेस्ट डेजर्ट बनता है एंटार्क्टिका, राइट। तो ये टेक्निकल बात हो गई।
तो इसमें मेरे ख्याल से जहां तक मैं समझता हूँ, अगर बच्चा सहारा डेजर्ट लिख के आएगा तब भी आंसर ठीक होगा, अगर एंटार्क्टिका लिख के आएगा तब भी डेजर्ट ठीक होएगा। राइट, कि अगर वो सिर्फ एक रेतीला मैदान पॉइंट ऑफ व्यू से बात करे तब भी आंसर, अगर वो सहारा लिख के आता है तब भी वो ठीक कंसिडर किया जाएगा। और अगर उसने बर्फ के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जहाँ पे प्लांट ग्रो नहीं कर सकते, उस पॉइंट ऑफ व्यू से एंटार्क्टिका लिखा तो वो भी ठीक कंसिडर किया जाएगा। सो आई एम राइटिंग हियर एंटार्क्टिका। लेकिन मैं फिर से क्लियर कर दूं कि अगर बच्चे ने सहारा लिखा है तो वो भी मेरे अकॉर्डिंग ठीक कंसिडर हो जाएगा। इसके बाद जी पार्ट पे चलते हैं। जी पार्ट में लिखा है डैश जंगल इज मोस्ट डेंस इन द वर्ल्ड। डैश जंगल इज मोस्ट डेंस इन द वर्ल्ड। देखिए, आपके जो भी जीके का सेक्शन रहेगा या मैथमेटिक्स का सेक्शन रहेगा या इंग्लिश का सेक्शन रहेगा, एक दो क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो वो उस बच्चे के लेवल के नहीं होंगे। राइट, क्लास 2 लेवल के बच्चे के नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल इसी की बात कर लेते हैं, वर्ल्ड के अंदर सबसे डेंस जंगल किसी बुक में नहीं लिखा हुआ मेरे ख्याल से, क्लास 2 के अंदर या क्लास 3 के अंदर नहीं लिखा हुआ है। तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन वो जरूर इस तरह से डालते हैं कि बच्चा कंफ्यूज हो, थोड़ा थोड़ा एग्जाम का लेवल बने। तो इसलिए ये क्वेश्चन डाला गया है। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर लिख देता हूँ, अमेजोन इसका आंसर आएगा। अमेजोन जंगल इज द मोस्ट डेंस इन द वर्ल्ड। आप सिर्फ इसको लर्न करा दीजिएगा कि अगर दोबारा से सेम क्वेश्चन रिपीट होता है, अगर देखो नियर बाय घुमा के पूछ लिया तो बच्चा फिर नहीं कर पाएगा। अगर यही क्वेश्चन अगर आ गया तो इसका आंसर है अमेजोन। राइट, सो इट वाज द क्वेश्चन नंबर 1। इसके अंदर 7 पार्ट थे, तो 1 पार्ट से 7 मार्क्स का क्वेश्चन था। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा राइट द नेम ऑफ पर्सन। राइट द नेम ऑफ पर्सन्स। पर्सन्स के नाम बताने, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, नेम ऑफ पर्सन, क्योंकि ये क्लास 2 में भी बहुत आता है, जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर भी और क्लास 3 के अंदर भी। नेम ऑफ पर्सन कैसे, कि जैसे हमारी पाइप कौन ठीक करता है, प्लम्बर ठीक करता है, और इलेक्ट्रिशियन कौन ठीक करता है, इलेक्ट्रिशियन ठीक करता है। राइट, दीवार कौन बनाता है, मेजोन बनाता है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो बहुत आते हैं। तो उसी में से इन्होंने पूछा गया है। पहला प्रश्न उसने पूछा है, पहला क्वेश्चन है अ पर्सन हु राइट्स बुक्स और नॉवल। बुक्स और नॉवल, देखो जो बुक लिखता है, नॉवल लिखता है, उसको हम बोलते हैं ऑथर। राइट, सो इट्स आंसर इज, इसका जो आंसर आएगा वो आंसर है ऑथर। ऑथर जो है वो बुक राइट लिखता है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को घुमा के वो ये पूछ ले, अ पर्सन हु राइट्स फॉर न्यूज़पेपर। राइट, अगर न्यूज़पेपर की बात आ जाए, द पर्सन हु राइट्स फॉर न्यूज़पेपर, तो उसमें आ जाएगा आंसर जर्नलिस्ट। राइट, ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है कि अगर न्यूज़पेपर की बात आए तो उसके आंसर क्या लिखना है, जर्नलिस्ट। अ पर्सन हु राइट्स फॉर न्यूज़पेपर, आंसर इज जर्नलिस्ट। एंड अ पर्सन हु राइट्स बुक और नॉवल, द आंसर इज ऑथर। सेकंड इज अ पर्सन that can fix problem you have with your teeth। कि अगर आपकी टीथ के साथ कोई प्रॉब्लम है तो उसको कौन फिक्स करता है, फिक्स का मतलब कौन सॉल्व करता है। सो सबको पता है, द आंसर इज डेंटिस्ट। आंसर इज डेंटिस्ट। ठीक है, तो इसमें आपको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तो एक अलग से टॉपिक बन जाएगा नेम ऑफ पर्सन। अगर मैं यहाँ पे लिखने लग गया, उसमें आपके पास जैसे हु राइट बुक आ जाएगा, हु राइट फॉर न्यूज़पेपर आ जाएगा, हु कैन फिक्स द प्रॉब्लम ऑफ टीथ आ जाएगा नेम ऑफ पर्सन वाले क्वेश्चंस में। और उसमें क्या बन सकता है, उसमें आ जाएगा आपके पास हु मेक द टूल्स। जो टूल्स की बात आएगी, आयरन मैन, सॉरी जो आपका लोहार, ठीक है, तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्लैक स्मिथ बोलते हैं। ठीक है, हु फिक्स द प्रॉब्लम ऑफ आयरन, तो आयरन के लिए क्या आएगा, ब्लैक स्मिथ आ जाएगा। हु मेंट्स द शू, जो जूते ठीक करता है, मोची, उसका एक कॉबलर आ जाएगा। तो ये आप थोड़े 3-4 आपके पास नेम ऑफ पर्सन है, वो आपको अच्छे से लर्न करके जाने हैं। तो इसके अंदर 2 ही पूछे गए थे क्वेश्चन नंबर 2 में, 2 मार्क का क्वेश्चन था, 1 मार्क ईच का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे।
क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है उसने आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा है हमसे विच इज द मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर सबसे जो सेंसिटिव ऑर्गन है वो क्या है? सो इट्स आंसर टू बी स्किन, क्योंकि स्किन सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है। स्किन पे अगर आप थोड़ा सा भी कोई हॉट या कोल्ड टच करोगे तो वो डायरेक्ट सेंस कर लेती है, राइट। सो इट्स आंसर इज स्किन। उसके बाद बी पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है। बी पार्ट में लिखा हुआ है इंडिया लाइज इन विच कॉन्टिनेंट। देखो कॉन्टिनेंट को लेके बहुत क्वेश्चन आते हैं। इंडिया लाइज इन विच, मैं कॉन्टिनेंट के बारे में 2-3 क्वेश्चन जिक्र करूंगा। इन विच कॉन्टिनेंट, राइट, इंडिया लाइज इन विच कॉन्टिनेंट। सो इट्स आंसर इज, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको आंसर देता हूँ, जो इंडिया है वो एशिया के अंदर लाई करता है। इंडिया लाइज इन एशिया। इंडिया लाइज इन विच कॉन्टिनेंट? एशिया कॉन्टिनेंट। तो देखो एक तो मैं आपको क्लियर कर दूं, जितने भी बच्चे क्लास 2 में हैं और क्लास 3 के लिए एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं, एक तो अपने घर की दीवार पे इंडिया का मैप जरूर लगा लें। अगर नहीं लगा रखा जरूर लगा लें, अगर लगा रखा है दैट्स वेरी गुड। क्योंकि ये जो छोटी छोटी हैबिट है ना, जो क्योंकि अब इंडिया का मैप आएगा तो आप में इंटरेस्ट क्रिएट होगा कि ये क्या चीज़ है, ये क्या नहीं है, राइट। और एक उसके अंदर आप वर्ल्ड का मैप लगा लें साथ के साथ ही, उससे आपको ज्योग्राफी को समझने में बहुत आसानी मिलेगी। क्योंकि जैसे आप क्लास 3 में जाओगे, क्लास 4 में जाओगे, ज्योग्राफी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो इंडिया का मैप और वर्ल्ड का मैप हर एक बच्चे की घर की दीवार पे लगा होना चाहिए, अप्रोचेबल लोकेशन पे। ऐसा नहीं कि बच्चे को थोड़ा ज़्यादा दिक्कत हो, बच्चे की हाइट तक, सो दैट कि बच्चा चलता फिरता उसको रीड कर सके कि इंडिया क्या है, कैसा शेप होता है, वर्ल्ड कैसा है, कॉन्टिनेंट क्या है। क्रैम करके ये चीज़ नहीं हो सकती, ये चीज़ समझ के हो सकती है। समझ के कैसे होगी? विद द हेल्प ऑफ मैप, राइट। अब जैसे क्वेश्चन आया इंडिया लाइज इन विच कॉन्टिनेंट, तो हम पहले आपको बताएं, पेरेंट्स को दिखाना पड़ेगा बच्चों को, देखो ये वर्ल्ड का मैप है, इसमें ये कॉन्टिनेंट है, और इस कॉन्टिनेंट में ये आपका कंट्री है इंडिया, राइट। तो कलर लेके आना, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट मत लेके आना, कलर्ड ही मैप लेके आना, जो बड़े साइज के होते हैं। आई थिंक 30 रुपीज़ का एक आता है ये, तो 60 रुपीज़ के आपके पास दोनों मैप आ जाएंगे, इंडिया मैप भी और वर्ल्ड मैप भी। तो चलिए हम बात करते हैं इंडिया लाइज इन विच कॉन्टिनेंट, एशिया कॉन्टिनेंट। तो इसमें आपके पास एक क्वेश्चन बनता है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, नियर बाय क्वेश्चन की हम बात करते हैं। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट जो है वो कौन सा है? एशिया है, राइट। कि हमारा हमारा कंट्री कौन सी कॉन्टिनेंट में आता है? इंडिया किस कॉन्टिनेंट में आता है? एशिया में आता है। और लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया ही है। स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट आपको कौन सा आ जाएगा? ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, राइट। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है ओनली कंट्री विच इज ऑल्सो कॉन्टिनेंट, ओनली कंट्री विच इज ऑल्सो कॉन्टिनेंट, WHICH, विच इज ऑल्सो अ कॉन्टिनेंट। कि वो कंट्री जो कंट्री भी है और कॉन्टिनेंट भी है, दोनों है, दैट इज ऑल्सो ऑस्ट्रेलिया, राइट। ऑस्ट्रेलिया इज ए कंट्री ऑल्सो एंड ऑस्ट्रेलिया इज ए कॉन्टिनेंट ऑल्सो। तो ये कॉन्टिनेंट को लेके 3-4 क्वेश्चन इसके अंदर नियर बाय बन जाते हैं, तो वो आपको अच्छे से लर्न करने हैं। और लेकिन ये वाला काम तो आपने जरूर करना है, इंडिया मैप और वर्ल्ड मैप, ये तो आज ही लेके, और आज ही संडे का दिन है, मिल भी जाएंगे मार्केट के अंदर, आप आज ही लेके और लगा दो दीवार पे, और बच्चों को बताओ कि ये देखो इंडिया होता है। फॉर एग्जाम्पल आप मध्य प्रदेश से हैं, बच्चों को दिखाओ कि ये देखो ये मध्य प्रदेश है जहाँ पे हम रहते हैं, राइट। तो इस तरह से आप बच्चों को मोटिवेट कर सकते हो। चलिए सी पार्ट की तरफ चलते हैं। सी पार्ट में लिखा है विच एनिमल हैज हम्प ऑन इट्स बैक, विच एनिमल हैज हम्प ऑन इट्स बैक। ये शेप को लेके क्वेश्चन है आपका, एनिमल की शेप को लेके, राइट। उसने बोला कि ऐसा कौन सा एनिमल है जिसकी बैक पे क्या होता है? हम्प होता है। सो सबको पता है हम्प किसको बोलते हैं? कूब को। तो वो कूब किसकी उसमें होता है? वो होता है कैमल की बैक पे, राइट। सो आंसर इज कैमल।
कैमल की जो बैक है उस पर क्या होता है, हम्प होता है। सिमिलरली इसके नियर बाय का क्वेश्चन बनता है, विच एनिमल हैज क्विल्स ऑन इट्स बैक, सो इसका आंसर बनता है पोर्क्यूपाइन। तो वो भी साथ साथ आपने लिख लेना है कि विच एनिमल हैज क्विल्स, QUILLS, क्विल्स ऑन इट्स बैक। तो क्विल्स किस पे पास होता है, पोर्क्यूपाइन के पास होता है। देखिए जब भी आप कोई ऐसा क्वेश्चन करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल चलो कैमल तो हमने देखा हुआ है, पोर्क्यूपाइन की अगर मैं बात करूं, पोर्क्यूपाइन नहीं देखा हुआ, तो बच्चों को साथ साथ गूगल इमेज में जाके पोर्क्यूपाइन दिखाओ कि होता कैसा है, कि देखो बेटा ये ऐसा पोर्क्यूपाइन होता है, देखो इसके बॉडी पे क्विल्स लगे हुए हैं, थोड़ा शार्प एजेस लगे हुए हैं। ठीक है, तो जब बच्चा इमेज को देखता है तो वो ज्यादा अच्छे से सीखता है। तो कोई भी क्वेश्चन कोशिश करो क्रैम ना कराना पड़े, हमें हमारी कोशिश ये रहेगी कि बच्चों को अच्छे से वो लर्न हो, क्रैमिंग ना हो। राइट, तो डी पार्ट पे चलते हैं। क्राई ऑफ लॉयन इज कॉल्ड। देखो ये वाले जो क्वेश्चन है, मैं फिर से रिपीट करूंगा, इन क्वेश्चंस पे कंपटीशन क्रिएट नहीं होता। क्राई ऑफ लॉयन इज कॉल्ड, क्योंकि साउंड का क्वेश्चन तो हर बार आता ही आता है, कभी लॉयन का पूछ लिया, कभी डियर का पूछ लिया, कभी टाइगर का पूछ लिया, बियर का पूछ लिया, तो साउंड आती है, साउंड क्राई, दैट आर द सेम थिंग। सो सबको पता है लॉयन क्या करता है, लॉयन रोयर करता है। सो क्राई ऑफ लॉयन इज रोयर, ROAR, क्राई ऑफ लॉयन इज रोयर। उसके बाद ई पार्ट में चलते हैं। ई पार्ट में लिखा है, हु रोट द नेशनल एंथम, हु रोट द नेशनल एंथम, नेशनल एंथम जनगण मन, जनगण मन। राइट, कि जनगण मन किसने लिखा है। तो ये देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ था कि हु राइट द नेशनल एंथम जनगण मन। सो इट्स आंसर इज, ये थोड़ा पॉलिटी का क्वेश्चन बन जाता है, और इसमें नियर बाय के क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं और वो आ भी सकते हैं, लेवल भी क्लास 3 का ही है। राइट, हु राइट द नेशनल एंथम, सो इट्स आंसर इज रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। जनगण मन किसने लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। राइट, अब इसके नियर बाय क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। कोई भी हम देखो क्वेश्चन करते हैं, नियर बाय क्वेश्चन को हमें जरूर लर्न करना है। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि नेशनल एंथम है कौन सा। राइट, तो नेशनल एंथम है कौन सा, अगर नियर बाय क्वेश्चन की हम बात करें, नेशनल एंथम होता है जनगण मन, जनगण मन। फिर अगला क्वेश्चन बनता है कि नेशनल सॉन्ग कौन सा होता है, नेशनल सॉन्ग, नेशनल सॉन्ग कौन सा होता है, वंदे मातरम, वंदे मातरम। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि हु कंपोज नेशनल एंथम, हु कंपोज नेशनल एंथम, नेशनल एंथम किसने लिखा। तो नेशनल एंथम किसने लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर। नेशनल एंथम जो जनगण मन है वो किसने लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर ने। और फिर अगला क्वेश्चन बनता है हु कंपोज, कंपोज या रोट एक ही बात है, हु कंपोज नेशनल सॉन्ग, कि नेशनल सॉन्ग किसने लिखा। तो नेशनल सॉन्ग किसने लिखा, नेशनल सॉन्ग लिखा बंकिम चंद्र चटर्जी ने, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने नेशनल सॉन्ग लिखा है। तो ये उसके नियर बाय क्वेश्चन बन जाते हैं कि एंथम अगर आप याद रखोगे, एंथम से क्वेश्चन बन सकता है तो सॉन्ग से भी क्वेश्चन बन सकता है। राइट, तो ये था ई पार्ट। उसके बाद एफ पार्ट पे चलते हैं। एफ पार्ट में, डैश इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, डैश इज द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड के अंदर लार्जेस्ट ओशियन कौन सा है। राइट, तो अगेन वही बात आ गई, जो ओशियन का टॉपिक है वो आप वर्ल्ड के मैप से दिखा सकते हो कि बेटा देखो ये जो ब्लू कलर है ये सारा का सारा ओशियन है, वाटर है। ब्लू कलर का जो पोर्शन है इसमें देखो कि आपका लार्जेस्ट ओशियन कौन सा बनता है, तो उसमें आपका क्या बनेगा, पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन, पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन। अब इससे नियर बाय क्वेश्चन कौन से बन सकते हैं, जैसे पैसिफिक ओशन लार्जेस्ट ओशन आ गया। द ओशियन नियरेस्ट टू इंडिया, इंडिया के नियरेस्ट कौन सा ओशियन है। ठीक है, तो हिंद ओशियन उसका नाम है, तो वो आपको याद रखना है। स्मॉलेस्ट ओशियन
लार्जेस्ट ओशन आ जाता है, स्मॉलेस्ट ओशन भी आ जाता है, स्मॉलेस्ट ओशन कौन सा है। तो वो इस तरह के आपको क्वेश्चन है, नियर बाई के क्वेश्चन जो है वो आपको लर्न करने हैं, राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। इसके अंदर 6 पार्ट थे, 1 मार्क्स ईच, तो 6 मार्क का क्वेश्चन था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, मैच द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है मैच द फॉलोइंग। मैच करना है हमें। उसने क्या किया मैच करने के लिए, सबसे पहले दिया ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल के बाद दिया इन्वेंटर ऑफ फोन। यस, इन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है इन्वेंटर ऑफ फोन। मैं थोड़ा इसको स्टार लगा देता हूँ, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है। इन्वेंटर ऑफ फोन, इन्वेंशन आपको याद रखनी है। इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर, इन्वेंटर ऑफ फोन, इन्वेंटर ऑफ बल्ब, इन्वेंटर ऑफ टेलीविजन, राइट। तो ये बहुत क्वेश्चन आते हैं इन्वेंटर के। उसके बाद सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म। उसके बाद लिखा आई मेक यू फर्नीचर। ये नेम ऑफ पर्सन आ गया जिसकी मैं बात कर रहा था जब मैंने डेंटिस्ट की बात बताई थी आपको, और मैंने आपको कॉबलर की बात बताई थी, इलेक्ट्रिशियन की बात बताई थी। तो उसी कैटेगरी का ये क्वेश्चन है, आई मेक यू फर्नीचर, कारपेंटर इसका आंसर है। ऐसी चीजें ना बच्चों को फील करानी चाहिए कि बेटा देखो ये हमारे घर में इलेक्ट्रिशियन है, ये वायर के साथ काम कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रिशियन होता है। फर्नीचर वाले की शॉप पे लेके देखो बेटा ये कारपेंटर होता है, ये वुड का काम करता है। क्योंकि वो हो सकता है मेक यू फर्नीचर की बजाय क्वेश्चन डाल दे हु वर्क्स द वुड मटेरियल, कि वुड का काम कौन करता है। तो वुड वर्ड वो लिख देगा तब भी आंसर क्या बनेगा, कारपेंटर। तो ये चीज बच्चों को फील कराने की है, ये चीज बच्चों को क्राइम कराने की नहीं है, कि बच्चों को दिखाओ कि ये कारपेंटर कैसा होता है, कोबलर कैसा होता है। आगे उसने लिखा था डॉक्टर अब्दुल कलाम, राइट। और इस तरफ उन्होंने लिखा है ग्राहम बेल, ग्राहम बेल, सिल्क, उसके बाद कारपेंटर, कारपेंटर के बाद साइंटिस्ट, साइंटिस्ट के बाद बिगेस्ट मैमल, बिगेस्ट मैमल। तो देखिए इसके अंदर सबसे पहले आएगा ब्लू व्हेल, क्या आएगा, ब्लू व्हेल का आएगा बिगेस्ट मैमल, राइट। ब्लू व्हेल आपका क्या है, बिगेस्ट मैमल है। इन्वेंटर ऑफ फोन, देखो फोन का आपको कैसे बच्चों को याद कराना है, थोड़ा लिंक करके याद कराओगे तो ज्यादा आसान है। कि जब फोन बजता है तो क्या होता है, घंटी बजती है। जब किसी का कॉल आता है, फोन बजता है तो क्या होता है, घंटी बजती है। घंटी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेल बोलते हैं। सो इस आंसर इज ग्राहम बेल। इस तरह से आप उस लर्न करा सकते हो। सिल्क वॉर्म, सिल्क से रिलेटेड है, तो ये आपका सिल्क इसका आंसर आ जाएगा। आई मेक यू फर्नीचर, फर्नीचर कौन बनाता है, कारपेंटर बनाता है, राइट। हु मेक द वुड, कारपेंटर। डॉक्टर अब्दुल कलाम, हु वाज ही वाज अ साइंटिस्ट, राइट। तो इस तरह से मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। तो ये हमारा जीके पार्ट था। जीके पार्ट में इतने क्वेश्चन थे क्योंकि ये पुराने पैटर्न का था, उसमें आपके पास 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता था, जीके का पार्ट था जो। तो इसके अंदर आपने बहुत कुछ सीखा। देखिए बच्चों, मैं फिर से आपको बात बोल रहा हूँ कि एक तो आपके पास देखो टाइम उन्होंने बहुत दिया हुआ है, टाइम की कमी नहीं है, राइट। उन्होंने आपको 2 आवर्स दिए हुए हैं और 2 आवर्स में आपको क्वेश्चंस करने हैं, वो आराम से हो जाएंगे। तो मैं आप सबको यही बोल रहा हूँ कि एक तो आपने बड़ी स्लोली क्वेश्चन करना है, राइट, कि आराम से क्वेश्चन करना बड़े ध्यान से। दूसरा, स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है, स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी। आपके पास कोई चांस नहीं है कि आप स्पेलिंग मिस्टेक करो, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन आता है और आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी तो आप फ्री के मार्क्स अपने खो देंगे, राइट। तो इसलिए मैं यही आपको बोल रहा हूँ कि अपने स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है, बड़े आराम आराम से ध्यान ध्यान से क्वेश्चन करने हैं, और अपने पेपर को बड़े ही आप आराम से कंप्लीट कर भी लोगे, नो डाउट। जैसे भी आपका पता ही कि 29 को एग्जाम है, तो 1 मंथ ऑलरेडी रह चुका है। तो आपने घर पे क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट करनी है। इसमें पेरेंट्स को आगे आना पड़ेगा। बच्चों को जो ओग्रो स्कूल की वेबसाइट पे है पेपर, उनका प्रिंट आउट लो, बच्चों को फील कराओ कि चलो बच्चों आपका एग्जाम आज 10 to 12 आपका एग्जाम रहेगा संडे वाले दिन। बच्चों को क्वेश्चन पेपर दो, बोलो सोल्व करो इसको। तो बच्चा खुद से प्रैक्टिस करेगा, सोल्व करेगा, तो उसको फील आएगा कि हाँ थोड़ा टाइम लगता है, सोचना पड़ता है, राइट। तो उस चीज को हम पहले ही फील कर लेंगे तो एग्जामिनेशन सेंटर में जाकर प्रेशर थोड़ा कम रहता है, राइट। तो इसलिए मैं सबको बोलता हूँ कि मॉक टेस्ट आप जरूर कीजिए, राइट। तो चलिए आज हम इतना ही करते हैं, और आज हमने 2020 का जीके का सेक्शन किया है। तो फिर कभी हम लेके आएंगे थोड़े दिनों बाद 2019 का, राइट। हमने जैसे आपको पता है पहले 2022 का किया, फिर 2021 का किया, आज हमने 2020 का किया। तो धीरे धीरे हम थोड़ा थोड़ा सेक्शन सबका करते जाएंगे, राइट। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय।